हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन तरीके से आए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को बिलोंग नहीं करता। और आज की डेट में एग्जाम में क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आए हैं और प्रेजेंट में और ज़्यादा क्वेश्चन, फ्यूचर में और ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि रिसेंटली अभी 2021 में, जुलाई 2021 में ही एक नया 6th डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐड हुआ है। तो ओरिजिनली 5 डिपार्टमेंट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, अब 6 डिपार्टमेंट है। तो हम वो जो 6th डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, क्यों ऐड हुआ है, वो भी रीज़न थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस डिपार्टमेंट का रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से। सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करें, और जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और उसके अलावा पेड कोर्सेज भी उसमें अवेलेबल है। तो आप अपने कोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नंबर 1 डिपार्टमेंट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इसका रोल क्या है वो समझना है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें, एक तो जीडीपी ग्रोथ जो है कंट्री का, वो किस तरीके से होगा। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी का जो डेटा होता है, जीडीपी क्या होता है, मनी वैल्यू होती है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जितना बिजनेस या ट्रेड हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो उसकी मनी की टर्म से वैल्यू जीडीपी होता है। जीडीपी ग्रोथ होने का मतलब है बिजनेस इंक्रीज हो गया, इंडिया में ट्रेड इंक्रीज हुआ है, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी क्रिएट हो रही है। तो सरकार को हमेशा प्लान करना होता है कि जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से हो, ठीक है। एक तो जीडीपी ग्रोथ, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जीडीपी ग्रोथ से डिफरेंट होती है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात जब भी होगी इकोनॉमी में, कि कहीं भी आप न्यूज़पेपर में पढ़े, बुक में पढ़े, मैगजीन में पढ़े, या कहीं पर आंसर राइटिंग करना हो, जीडीपी ग्रोथ एक अलग वर्ड आपको यूज करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक अलग वर्ड यूज करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब बात होती है तो उसका मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, महंगाई कंट्रोल में हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कई बार जीडीपी ग्रोथ हो रही होती है लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होता है। उसका मतलब जीडीपी ग्रोथ तो है लेकिन इकोनॉमी स्टेबल नहीं, क्योंकि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो एक तो इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरा जॉब क्रिएशन हो रहा हो, क्योंकि कई बार जीडीपी ग्रोथ हो रही होती है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ होती है। तो इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब हो जाता है जॉब क्रिएशन भी हो रहा हो, ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में। तो ये आपको एक तो क्लैरिटी पता होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना। ये एक तरीके से थिंक टैंक है जो पूरा प्लान करता है क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जीडीपी ग्रोथ हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ठीक है। उसके अलावा मेन फंक्शन जो एग्जाम में कई बार आया है वो क्या आया है कि बजट कौन प्रिपेयर करता है। बजट देखिए प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, प्रिपेयर्स बजट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, प्रिपेयर्स बजट। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, ऑप्शन में अगर मिनिस्ट्री होंगी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री लिखी, तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रिपेयर करती है। लेकिन एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट प्रिपेयर करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, फिर तो तुक्का ही मारना होगा। तो एक क्लैरिटी अगर आपको हो जाए कि इस डिपार्टमेंट का रोल क्या है तो आइडिया लग जाता है, कॉमन सेंस से आइडिया लग जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ये बजट प्रिपेयर करता है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है और मॉनिटर करता है कंट्री की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी या प्रोग्राम्स चल रहे हैं पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का रोल होता है। सबसे मेन फंक्शन है बजट प्रिपेयर करना, उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करना। बेसिकली थिंक टैंक यही है, प्लानिंग यही करेगा हर चीज के लिए, ठीक है।
तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का रोल होता है। सेकेंड आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखिए किसी भी कंपनी में, देखें एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कंपनी में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कंपनी का। एक तो कंपनी के पास जो रिसिप्ट आ रही है, तो सेल्स हो रही है, उससे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कैशियर वगैरह एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे रिसिप्ट को ध्यान देने वाला। एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होगा जो प्लानिंग करेगा खर्चा कैसे कैसे करना है, एक सैलरी वगैरह रिलीज करना, तो एक अलग डिपार्टमेंट उसके लिए होगा। ठीक है, एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो मैन पावर मैनेजमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो अलग अलग रोल के हिसाब से, या एक डिपार्टमेंट होगा सेल्स के लिए जो सेल्स को एग्जीक्यूट करेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो मार्केटिंग प्लान कर रहा होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शंस के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो जो फंक्शंस हैं उनको डिवाइड करा गया है और फिर उन फंक्शंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है फंक्शंस की अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का बेसिकली काम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रेवेन्यू रिसीव कर रही है, रेवेन्यू कैसे रिसीव कर रही है, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब हो गया सरकार पब्लिक के ऊपर जो टैक्स लगा रही है, तो जो पैसा आया वो टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा हो गया, जब सरकार पब्लिक के ऊपर टैक्स भी लगा रही है लेकिन तब भी पैसा रिसीव कर ही रही है। कैसे, जैसे फाइन या पेनल्टीज लगा दे किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर, 1 करोड़ का फाइन या 2 करोड़ की पेनल्टी, तो फाइन या पेनल्टीज के थ्रू आता है। या जो गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में शेयर होल्डिंग जो कि गवर्नमेंट की होती है, तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से गवर्नमेंट को उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलता है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बेसिकली जो भी पैसा कलेक्ट होगा, एक तरीके से किसी डिपार्टमेंट में जो कैशियर होता है ना, कैशियर का काम होता है केवल रिसीव करना, ज्यादा से ज्यादा कैश रिसीव करना, खर्चे की वो बात नहीं करता। बेसिकली डिपार्टमेंट पैसा खर्च कहाँ करना उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका काम है ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्लायंस करें, ठीक है, टैक्स फाइल करें, ठीक है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, ये तो वो सारी चीजें देखना इस फंक्शन का, इस डिपार्टमेंट का काम। इसमें दो पार्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। एक तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये एक फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ कौन से हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों वसूल करता है, और वो किसके अंडर आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है। तो इन दोनों बोर्ड में अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चेयरमैन होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लायंस ज़्यादा से ज़्यादा होना और टैक्स चोरी ना हो, कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, जीएसटी आता है, जीएसटी तो 2017 से ही लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है। उसके अलावा इसमें जो भी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि कई चीज़ों के ऊपर तो जीएसटी आ चुका है, जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया है पूरी कंट्री में, 17 तरीके के टैक्सेस को रिप्लेस किया, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स अभी भी लग रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किन चीज़ों में अभी भी पुराना वाला सिस्टम चला आ रहा है, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर अभी भी पुराना सिस्टम चला आ रहा है। पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में भी फिलहाल नहीं आता, उसके ऊपर पुराना सिस्टम, क्योंकि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आएगा तो 45-50 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब ही 28% का है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक तरीके से कैशियर का काम कर रहा है कि जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसका सारा हिसाब किताब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमने अभी बात करी है कि वो प्लानिंग करेगा, एक तरीके से थिंक टैंक है, ठीक है। तो मेन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो बजट वगैरह प्रिपेयर कर रहा है, पूरी पॉलिसीज बना रहा है, मीटिंग होती है, वहाँ सब डिस्कशन होता है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी नई नई स्कीम्स या पॉलिसी अनाउंस करती है, ठीक है। तो एक तो ये डिपार्टमेंट हो, उसके अलावा नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए नाम के हिसाब से आपको पता चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट का रोल क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा भी बहुत सारा करती है। खर्चा अब किस तरीके से खर्चा होगा, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को
अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा ट्रांसफर करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा ट्रांसफर करती है। इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो स्टेट को पैसा भी ट्रांसफर करनी होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ना ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक तरीके। तो ये जो भी खर्चा हो रहा है तो उसके ऊपर नजर रखना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम होता है, ठीक है। तो काम के हिसाब से आपको देखो नाम अंदाजा लगा लेना है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा। नाम में साफ साफ हमें हिंट मिल रही है कि क्या काम है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एक पीएफएमएस है, पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एग्जाम में आया। देखिए होता क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दे रहा है, किस स्टेट को कितना पैसा दे रहा है, और रेगुलर बेसिस पे होगा, हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा होगा, क्योंकि एक साथ बल्क पेमेंट में तो करेंगे नहीं। एक साथ बल्क पेमेंट में कभी जब बजट प्रिपेयर होता है कि हम इस डिपार्टमेंट को 800 करोड़ देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 1 अप्रैल को 800 करोड़ दे दिए, ठीक है। वो क्योंकि सेंटर तो एक अंदाजा लगा रहा है कि पूरे साल में हमारे पास इतना पैसा आने वाला है और हम ऐसा देंगे। तो जैसे जैसे सेंटर के पास पैसा आता रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव करता रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर किसी डिपार्टमेंट को या किसी मिनिस्ट्री को 800 करोड़ देने हैं तो उसकी पहली किस्त देता है। पहली किस्त मतलब 150 करोड़ दे देगा, 100 करोड़ दे देगा, फिर 2 महीने के बाद फिर 100-150 करोड़, फिर 2-3 महीने के बाद फिर, तो धीरे धीरे करके वो फ्लो होता है कैश का, एक साथ नहीं दिया जाता। इतना पैसा सरकार के पास है नहीं, जैसे जैसे रिसिप्ट आती रहती है वैसे वैसे फंड जो है ट्रांसफर करता रहता है। अब ये सारा हिसाब किताब क्या एक डायरी में लिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर? जो डायरी में लिखना तो पॉसिबल है नहीं, आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड, ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। इससे ना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो जो भी पैसा ट्रांसफर किसी भी मिनिस्ट्री को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को होता है तो इसमें एंट्रीज होती है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें एंट्री स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी कर सकती है, और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो भी पैसा रिलीज करता है वो जो है इसमें एंट्री हो जाती है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट या अलग अलग मिनिस्ट्री को उन्होंने वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करा, क्या रियल टाइम में स्टेटस है, रियल टाइम स्टेटस वो इसमें अपडेट करना होता है, रियल टाइम स्टेटस। अब मान लिया कि किसी डिपार्टमेंट ने 500 कंप्यूटर खरीदे आज की डेट में, तो उन्होंने रियल टाइम में पीएफएमएस में उस डिपार्टमेंट ने या मिनिस्ट्री ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एंट्री करनी है कि आपने जो पैसा दिया था उससे हमने 1000 कंप्यूटर खरीदे, इतने के खरीदे, रियल टाइम में, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि फंड्स को, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी पैसा खर्च कर रहा है उसे रियल टाइम में ना स्टेटस पता होता है कि हमने जो भी पैसा इन्हें दिया है एक पर्टिकुलर हेड के लिए दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने किसी डिपार्टमेंट को 800 करोड़ दिए तो वो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से 800 करोड़ खर्च कर रहा है। वो 800 करोड़ में ना उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको इस चीज में खर्च करना, के बाहर नहीं खर्च करना, ठीक है। तो पीएफएमएस में ना ट्रैकिंग इजी हो जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की कि हमने किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया है, और वो अब तक 20% पैसा खर्च कर चुके हैं, 60% या 80% पैसा खर्च कर चुके हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब आते हैं, एक तो ये आपको ध्यान रखना है पीएफएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि ये क्या है। ये एक बेसिकली वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम में आया। वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने प्रिपेयर करा, ठीक है, डेवलप्ड बाय। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का काम क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, आपको ये समझना है नाम से कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की सर्विसेज, शेयर मार्केट की सर्विसेज, इंश्योरेंस मार्केट की सर्विसेज, पेंशन फंड्स की सर्विसेज। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ना बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पॉलिसीज बनाता है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया,
बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, उसके अलावा पेंशन सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बेसिकली वो वाले सेक्टर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये नजर रखता है, उनके लिए पॉलिसीज बना रहा होता है। तो बेसिकली आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर, पीएफआरडी हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी हो गया। तो इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि कंट्री में ना ट्रांसपेरेंसी भी हो और डेवलपमेंट भी हो, ये सेक्टर्स भी डेवलप करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन सारे सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है, और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिस्कशंस वगैरह, इनकी मीटिंग वगैरह लगातार चलती रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का ये काम है। तो ये एक तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे वो आपने सुना होगा कि जनधन योजना। अब जनधन योजना जो है, जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं। मोदी जी ने 2014 के बाद डिक्लेयर करा था जनधन योजना, 30 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो जो जनधन योजना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आरबीआई के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवाएगा, और उसके सारे टारगेट्स जो भी होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, उससे रिलेटेड बैंक आरबीआई के पास देता है, आरबीआई फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, पेंशन सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में या शेयर मार्केट वाले सेक्टर्स में सेबी वगैरह अपनी रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को देता रहता है। एक तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ये फोर्थ डिपार्टमेंट है जो हमने डिस्कस करा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिफ्थ डिपार्टमेंट। फिफ्थ डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट में। अब देखिए इस डिपार्टमेंट का रोल क्या होगा। होता क्या है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी कंपनी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की इतनी सारी कंपनी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ओएनजीसी, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, या कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, या गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनीज में ना इन्वेस्टमेंट भी करती है और डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है। मतलब इन गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को गवर्नमेंट बेचती भी है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है, देखिए किसी भी कंपनी में जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से मोर हो, मोर देन 50%, तो वो सरकारी कंपनी। सरकार के पास जिस कंपनी में 50% से ज्यादा होल्डिंग होगी वो सरकारी कंपनी। अब मान लिया किसी कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग 60, बाकी शेयर्स पब्लिक है, मान लिया 40%, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी, मान लिया ओएनजीसी है एग्जाम्पल, वो कंपनी सरकारी कंपनी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी होल्डिंग को ना 65% कर दिया, 5% बढ़ा दिया। ये कितना हो गया पब्लिक होल्डिंग, मान लिया 35% हो गया एग्जाम्पल। तो कंपनी तो गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन 5% शेयर खरीदने के लिए सरकार को तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाएगी सरकार, तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, वाइस वर्सा, गवर्नमेंट की होल्डिंग 65% थी, गवर्नमेंट ने 5% शेयर बेच दी, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग 60% होगी। वो कंपनी तब भी गवर्नमेंट कंपनी होगी क्योंकि 50% से ज्यादा होल्डिंग है। तो इस प्रोसेस को, जो इन्वेस्टमेंट का वाइस वर्सा हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये एक आपको क्लियर होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, रिड्यूसिंग द शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय गवर्नमेंट, से हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करना किसी भी गवर्नमेंट कंपनीज में सरकार जो भी करती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है। ये तो पहले ना इस डिपार्टमेंट का नाम ना डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, अर्लियर इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, इन 2016। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर दीपम रख दिया गया। दीपम की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आएंगे, तो एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, अब ये नाम क्यों बदला गया, देखिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट था, दो काम करता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट भी करता था और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों करता था। बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स को कम ज्यादा करता था, कभी शेयर्स खरीदता था, कभी बेचता था, गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट करता था। अब इसका नाम जो था डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक पॉजिटिव थिंग होगी, डिसइन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव थिंग होगी, हम अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, ये थोड़ा एक नेगेटिव होगी। अब इस डिपार्टमेंट का नाम
नेगेटिव था, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। काम इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। तो मोदी जी को नाम पसंद नहीं आया। मोदी जी नाम रखने में तो माहिर हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है नाम तो एक से बढ़कर एक है, सीधे कन्वे होता है पब्लिक को। कि पहले की सरकार नाम रखने में इतनी महारत हासिल नहीं थी जितनी महारत हासिल मोदी जी को। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो डिसइन्वेस्टमेंट था उसको बदल दिया गया 2016 में। अरुण जेटली जी ने अनाउंस करा था, उस समय अरुण जेटली जी जिंदा थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो उसका नाम अब दीपम हो गया। ये 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। रोल इसका सिंपल है, अभी जैसा हमने डिस्कस करा, गवर्नमेंट कंपनीज की में इन्वेस्टमेंट करना या डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेज करना। ये तो था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या दीपम का काम, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का। तो ये एक नया नाम आपको क्लियर होना चाहिए, या एग्जाम में कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी आया है कि दीपम किस डिपार्टमेंट का नया नाम है या दीपम की फुल फॉर्म क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नया नाम दीपम। अब ये जो 6th डिपार्टमेंट है ये जुलाई 2021 में ऐड हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा हो सकता है कुछ एग्जाम्स में आए कि फाइनेंस मिनिस्टर के कितने डिपार्टमेंट है, तो 6 डिपार्टमेंट है। तो जस्ट अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस 6th डिपार्टमेंट जो है ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट था ये बेसिकली किसका पार्ट था? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्ट था। अर्लियर इट was part of Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि पहले ये किस डिपार्टमेंट का पार्ट था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो था पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का पार्ट था। अब वहां से उस मिनिस्ट्री से हटा के इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया है और उस मिनिस्ट्री का नाम अब केवल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हो गया है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस तो डिपार्टमेंट ही हटा दिया है। ठीक है, तो ये अभी 2021 में ही करा है। तो एक तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। ये ना पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करता था, चलाता था, मतलब उसके पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब ओएनजीसी, बीएचईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, कि उनको मैनेज कैसे करना है वो करता है। मतलब शेयर्स को बेचने, खरीदने बेचने का काम तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ही करता था, लेकिन उसमें उस डिपार्टमेंट को रेगुलेट कैसे करना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो वो ये वाला डिपार्टमेंट करता था, उसके फंक्शंस वगैरह। अब प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट के प्लान है बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज करना। अब गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के प्लान है तो जो शेयर्स हैं वो भी बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है प्राइवेटाइजेशन में। तो डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ दीपम मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एक ही काम में इतने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सरकार ने क्या करा कि बेटर मैनेजमेंट के लिए, प्राइवेटाइजेशन करना है अगर तो उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री का पार्ट हुआ करता था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार बहुत सारी कंपनीज की, गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये एक रीजन था, इसलिए इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जो है चेंज कर दी गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए और गारंटी है कि आप ये सेशन अगर एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।